हाँ जी बच्चों, एनवायरनमेंट। अब क्या है एनवायरनमेंट? सर, एनवायरनमेंट वो है जिसे हमने बर्बाद कर दिया। द बिल्कुल ट्रू आंसर, द एप्रोप्रिएट एप्ट आंसर फॉर दिस इज दिस ओनली, है ना। अच्छा चलो, अगर मैं आप लोगों से पूछूं एनवायरनमेंट क्या होता है तो क्या होता है बच्चों? एनीबॉडी? कम ऑन, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। प्लीज रिप्लाई। surrounding. सराउंडिंग्स। एक वर्ड बोला बच्ची ने, बट 10 on 10 बोला। बिल्कुल सही। एनवायरनमेंट मीन्स आर सराउंडिंग। ठीक है। मैंने ना एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। ठीक है, ये वर्ड मेरे को बहुत सही लगता है, बिल्कुल ऐप्ट लगता है। टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं बेटा? और अर्थ। तो इस प्लेनेट को जो कुछ अपने आप से मिला है, जो कुछ उस भगवान के थ्रू मिला है, ठीक है, दैट इज एनवायरमेंट। टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, वन टू ऑल। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज हैं, वो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं। मुझे लगता है ह्यूमन मेड तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज फ्रॉम एनवायरमेंट। अगर ह्यूमन मेड भी होता है तो उसने उसकी बस मोल्डिंग करी होती है, उसका बेस मटेरियल तो फिर भी एनवायरमेंट से ही मिला है। हमने थोड़ी कुछ भी खुद बनाया है। कहीं ना कहीं उसका जो सबसे इनिशियल रॉ मटेरियल होता है वो नेचर का ही दिया हुआ होता है। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई वांट टू से? कोई भी चीज सोच लो, कोई भी चीज सोच लो, उसका जो सबसे स्टार्टिंग वाली चीज है, जो उसका सबसे बेसिक रॉ मटेरियल है, वो एनवायरनमेंट नहीं दिया ना हमें। हाँ जी, एम आई रॉन्ग? नोबडी इज विथ मी और अगेंस्ट मी। Yes, sir. थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तेरे बोर्ड में 10 एक्स्ट्रा है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स बायोटिक एंड ए बायोटिक चीजें। ठीक है, अपनी 9th 10th की साइंस को थोड़ा सा याद करो और मुझे बताओ बायोटिक क्या था और ए बायोटिक क्या था। और बायोटिक लिविंग लड़कियों, थिंग्स होते ये हैं जैसे बायोटिक, ह्यूमन बीइंग। लड़कियों ये बायोटिक मेकअप वाला बायोटिक नहीं है। बोलो बोलो, एक बच्चा जवाब दे रहा था, अच्छा जवाब दे रहा था, मैंने अपना गंदा सा पीछे मार सिम्बायोटिक दिया। सिम्बायोटिक लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा, फौना, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए। बिल्कुल ठीक। बायोटिक मतलब लिविंग एलिमेंट्स, ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं? देखो, यही चारों फंक्शन अभी डेप्थ में भी पढ़ेंगे। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। कुछ भी प्रोड्यूस होता है, कुछ भी, एनी गुड और सर्विस, उसके लिए एनवायरनमेंट रिसोर्सेज देता है। एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। हमारा इतना जो हम गंद फैलाते हैं, जो इतना वेस्ट करते हैं, जो इतना हमारा वेस्ट निकलता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, कंजम्पशन प्रोसेस में, एनवायरनमेंट उसे सारे को पी जाता है। एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। हम जिंदा ही एनवायरनमेंट की वजह से हैं। सबसे बेसिक चीज जिंदा रहने के लिए दो हैं, हवा पानी। एनवायरनमेंट दे रहा है हमारे को। प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। मेरे साथ ये थोड़ा सा मैच नहीं खाता। लोगों को वादियां देखनी बहुत पसंद है, माउंटेन्स देखने बहुत पसंद है, बीचेस देखने बहुत पसंद है, मेरे को नहीं आते। एंड आई एम लाइक कि लोग इतनी मेहनत करके पहाड़ पे पहुंचो। अब पहाड़ है, अब क्या करूं? है, पेड़ हैं, ठीक है, बीचेस हैं, पानी है, अब क्या करूं? ह्यूमिडिटी भी तो मिल रही है फ्री में, ऊपर आने में ठंड भी तो लग रही है। मेरे को नहीं पसंद आते, बट लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तुम सबको पसंद आते हैं शायद, अब तो थोड़े मुझे भी पसंद आ जाएंगे, इतने टाइम से कहीं गए नहीं है। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। देखो, एनवायरनमेंट हमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों देता है। ठीक है, रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जो यूज करते करते जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एसिमुलेट वेस्ट। हमारी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन प्रोसेस है वो बहुत सारा वेस्ट जनरेट करती है और एनवायरनमेंट उन्हें एब्जॉर्ब करती है। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। सन सॉइल वाटर एयर, ये ना हो तो हम है ही नहीं। लैंड, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, रेनफॉल, एयर, एटमॉस्फेयर, ये देख के हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। फिर एक टर्म आती है कैरिंग कैपेसिटी। मेरी बात लिख के रख लो, 1 मार्कर में इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं पेपर में। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कैरिंग कैपेसिटी में दो चीजें आती हैं। एक तो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन रिसोर्स जनरेशन। मतलब जितना आप जनरेट कर रहे हो ना उतना ही एक्सट्रैक्ट करो, उससे ज्यादा मत कर लो वरना खत्म हो जाएगा। फिर वेस्ट जनरेशन शुड बी लेस देन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। हम वेस्ट बहुत जनरेट कर रहे हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं। देखो यार,
ज्यादा चेंज तो हम लोग नहीं ला सकते, पर कुछ चीजें हैं जो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं कभी भी ना किसी को कोई काम करने को कहता हूँ ना, पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ फिर दूसरे को कहता हूँ। पिछले 2-3 सालों से मैं पीछे पड़ा हुआ था बच्चों के कि वाटर को सेव करो, मैंने लिटरली सेव करा। तो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। मैंने अपनी कई हैबिट चेंज करी, मैंने बच्चों को समझाई, कई बच्चों ने मेरा साथ भी दिया। एक बच्ची तो प्रेजेंटेशंस भी बना के लाई थी। अब मैं तुम्हें बस क्या कहता हूँ, आज के आर में जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत लगती है ना, वो क्या है कि हम मास्क बहुत यूज कर रहे हैं। और वो मास्क यूज करने के बाद हम ना, जैसे जो वो वाले मास्क होते हैं, सर्जिकल वाले मास्क होते हैं, वो रोड पे फेंक देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं। प्लीज एटलीस्ट यार आप लोग मत करना ये काम। और आपकी फैमिलीज को समझाना, वो ये काम ना करें। और अगर आप 5 जनों को भी समझा पाओ, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास तो फिर भी स्टूडेंट बेस बहुत ज्यादा है, कम से कम मैं 100-150 बच्चों को तो समझा सकता हूँ। अगर वो 150 बंदे 4-5 बंदों को भी समझा दें तो एक अच्छी चेन बन जाती है, ठीक है। मुझे कोई खास सोशल बातें करनी पसंद है नहीं, ना मेरी पर्सनालिटी के साथ जाती हैं बातें, ठीक है। बट इतना सा काम जरूर करना यार, ये ना जो है बहुत गलत है। चलो ये बात निकली तो एक दो बात और। एक तो जो लोग मास्क की जगह हैंकी को यूज करते हैं वो बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हैंकी की दोनों साइड एक जैसी होती है। तुम एक बारी गए हैंकी पहन के, ठीक है, और अगली बारी दूसरी साइड पहन ली तुमने। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कई लोगों को बोला जाता है कि लड़कियों को स्कार्फ पहनना चाहिए। अगर तुम स्कार्फ पहन रही हो तो आते ही उसको धोने डालो, उसी को दोबारा मत पहनो। क्योंकि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बच्चियों कि कौन सी साइड पहले पहनी थी, दूसरी साइड कौन सी है ना। तो इसीलिए सबसे बेस्ट होते हैं मास्क ही पहनो, ठीक है। और मास्क क्या कहते हैं, सर्जिकल पहनो। सर्जिकल पहनने के बाद उन्हें डिस्पोज करो तो अच्छे से डिस्पोज करो। और अगर क्या कहते हैं N95 पहनते हो तो उन्हें 1 महीने बाद डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। ये छोटी सी चीजें हैं। हम लोग, अब पता होंगी तुम्हें सब, मैं कोई बताने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा ध्यान आ जाता है। हमारी इन्वायरमेंटल क्राइसिस की दिक्कत क्या है? सबसे पहले स्ट्राइक रेट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अलग ही होड़ है हमारे देश में। बच्चे पैदा करते जाओ, फैमिली बढ़ाते जाओ, ठीक है। लोग कई बार तो कहते हैं कि ऐसे अगर आप फैमिली नहीं करोगे, आगे बढ़ाओगे तो वंश कैसे बढ़ेगा। I've heard all these things. It's been 5 years to my marriage. मैंने कहा भैया मैं कोई राजा महाराजा तो हूँ नहीं, और ना ही मैंने कोई हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है मेरे पास। गिनती के दिल्ली में 3 फ्लैट हैं, क्या करना है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना एक बहुत ही ज्यादा है हमारे देश में, तो उस वजह से रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है। हम ये सोचते हैं हमारी कैपेसिटी है कि हमारे पास पैसे हैं, हम अपने बच्चों को पाल सकते हैं, वो कर सकते हैं, पर भैया एनवायरमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है ना। थोड़ा उसका भी सोच लो। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज तो खत्म ही हो गए। फिर एफ्लुएंट कंजम्पशन स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं भी नहीं कर पाता कंट्रोल, कोशिश करेंगे। हम लोग ना स्पेंड करते जाते हैं, चीजें खरीदते जाते हैं, चीजें यूज करते जाते हैं जितनों की हमें जरूरत नहीं होती। उससे क्या होता है, वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। यू बाय ओनली यू नीड, दैट यू नीड, नॉट मोर देन। हमारे देश में डेवलपमेंटल प्रोसेस बढ़ा है, उससे पोल्यूशन बहुत बढ़ा है। एयर वाटर नॉइज, तुम्हें पता है देश में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने का बीड़ा किस पे जाता है? व्हीकल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री, और साथ में व्हीकल्स। और एक जगह और बताता हूँ पोल्यूशन की, तो तुम्हें लगेगा जैसे तो पोल्यूशन ही नहीं फैलता, जो कंस्ट्रक्शन होती है ना, वो भी बहुत पोल्यूशन फैलाती है, एयर को कंटेमिनेट कर देती है, ठीक है। उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, चल रही है धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ठीक है। अब भैया नहीं करोगे तो हेल्थ डिटोरिएट होगी। सबको याद है ना पिछला साल सर्दियां, क्या हाल हो गया था, मास्क पहने बिना घूमा नहीं जा रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, कितनों को एलर्जी हुई, कितनों को क्या कहते हैं हे फीवर हुआ, कितनों की कफ ने बैंड बजा के रखी हुई थी, हमारी चेस्ट भर गई थी, क्या कहते हैं। अब ये चल रहा है जो पंगा चल। फिर ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, ये चीज अच्छी रही, तुम्हें पता है पीछे नासा ने एक बात बताई कि इंडिया और चाइना ने लॉकडाउन में वर्ल्ड में इतनी ग्रीनरी करी जितनी ग्रीनरी इंडिया और चाइना में 1930 में थी। बेस्ट, ठीक है। क्योंकि ये एक अच्छी चीज आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, सबने ग्रीनरी को प्रमोट करा। आई नो आप लोगों के घर में भी हुआ होगा, क्योंकि मैं भी बहुत सुन रहा था, हमने भी करी जितना हमसे हो पाया, आप लोगों ने भी करी होगी। मीथेन बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बन रहा है, वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। इंक्रीज कैटल प्रोडक्शन, क्योंकि मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा है,
तो फिर वो कैटल जो है खाएगा क्या, तो वो डिफॉरेस्टेशन कर देती है, घास को वो खींच देती है, सॉइल इरोड हो जाती है। Atmospheric concentration of carbon dioxide is have increased by 41% and methane by 160%। ये 1972 से लेके अभी तक का है। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या, मेल्टिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड आइस, वर्ल्ड वाइड स्पेशली एट पोल्स। इससे क्या होता है, बर्फ पिघल रही है तो क्या हुआ, पंजाबी बंदा का गिलास में डाल दो ऊपर से सोडा और वो डाल देना, पैक बन जाएगा। है, क्या दिक्कत क्या हो रही है इससे बताओ। लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड, क्या कहते हैं, पानी भर जाएगा, लैंडस्लाइड्स आएंगी, क्या कहते हैं, कई छोटे छोटे आइलैंड्स डूब चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ। आई वॉज इन पुडुचेरी और मैं किसी बीच पे जाना था, मैं गलती से किसी और बीच पे पहुंच गया। जिस बीच में मैं पहुंच गया तो वो बीच दिखा रहा है, मैं गूगल मैप्स पे देख रहा हूँ तो पानी, और मैं सिर्फ दो जने, मैं और मेरी वाइफ। पिक्चरों में देखो ना बहुत अच्छा लगता, मैं फोटोज नहीं दिखा सकता, रिकॉर्डिंग पे है। मतलब तुम कहोगे अब्रॉड फील था, इतना अच्छा बीच था वो, पर वो दिखा रहा था, गूगल मैप पे देख रहा हूँ तो मैं पानी के अंदर हूँ। तो फिर पता चला कि धीरे धीरे अब पानी का लेवल थोड़ा सा कम हुआ है इस जगह पे, तो ये बीच बन गया है, वरना ये बीच नहीं था। फिर हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये वेस्ट में ज्यादा आते हैं, हमारे इधर थोड़ा तब भी कम है। ट्रॉपिकल डिजीजेस बढ़ रही हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ स्पीशीज आर अबाउट टू बी एक्सटिंक्ट, लाइक पोलर बियर, अभी हुआ नहीं है, आर अबाउट टू बी। ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है, विच इज कैंसरस। ठीक है, चलो ओजोन डिप्लीशन के बारे में बाद में पढ़ते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन मींस डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर है, दैट इज ओजोन लेयर। किसी को पता है वो ओजोन लेयर कहाँ पे आती है, कौन कौन सी लेयर के बीच में आती है वो। हम्म स्ट्रेटोस्फेयर। हम्म वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के ऑलमोस्ट बीच में होती है। ठीक है, इसे हम वैसे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही गिनते हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है। अब ये जो ओजोन लेयर होती है ना, इसमें इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि जो यूवी रेज आ रही होती है सन की, ये उन्हें रोक लेती है, जिससे हमें काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, उससे हमें बचा लेती है। मेरीन एक्वेटिक लाइफ को बचा लेती है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को बचा लेती है। तो इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्यों, ड्यू टू क्लोरीन एंड मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कॉजेस क्या होते हैं, सीएफसी यूज इन एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड एरोसॉल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो हमने यूज करने बंद कर दिए, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, वो अभी हम पढ़ेंगे भी। इफेक्ट्स क्या होते हैं, यूवी रेडिएशन होती है विच कॉजेस स्किन कैंसर। यूवी रेडिएशंस रिड्यूस फाइटोप्लैंक्टन which affect aquatic animal, and UV radiation also influence terrestrial plants। ठीक है, जो मतलब धरती की सतह पे प्लांट्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगेन अ वन मार्कर क्वेश्चन। ओजोन लेयर prevents harmful UV rays to reach the earth, its depletion is a worldwide concern, तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन करा गया। ठीक है, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि जितने भी मेंबर थे यूएन के, उन्होंने से साइन करा। अंडर दिस, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सीएफसी वाज अबॉलिश्ड, कि मतलब उसे यूज नहीं करेंगे, बंद कर दिया, फ्रीज द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सीएफसी। इसके बाद भी थोड़ा टाइम यूज हुई, बट अब यूज नहीं होती। ठीक है, इंडिया साइन इट इन इट्स लंदन अमेंडमेंट ऑन 17 सितंबर 1992। ठीक है, मतलब 28 एनिवर्सरी होगी उसकी भी अभी। अगर हम स्टेट ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो भैया भगवान ने ना इंडिया को सारे रिसोर्सेज दी, अलग ही कृपा बरसा रखी थी, पर हमने उन्हें यूज नहीं किया। इंडिया abundant नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेटू में पाई जाती है, इट इज सूटेबल फॉर कॉटन, और इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पे हर जगह नहीं होती है ब्लैक सॉइल। इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, ठीक है, नियर द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आर द मोस्ट फर्टाइल लैंड। Indian forests are very dense and uneven, ठीक है, which provide green cover for a majority of population. Large deposit of iron ore, coal, natural gas is found in the country.
इंडियन एनवायरनमेंट पोज अ डिक्टोमी, ठीक है। डिक्टोमी क्या होता है? कंट्रास्ट बिटवीन टू थिंग। पॉवर्टी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। अब पॉवर्टी की वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्यों हो रही है? क्योंकि लोग गरीब हैं तो एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं, वो ट्री काट देते हैं, वो अपने एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग करा देते हैं, वाटर रिसोर्सेज को खराब कर देते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। और एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है। गरीब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है क्योंकि वो गरीब है, अमीर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है क्योंकि वो अमीर है। क्यों भैया? उसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है। एक तो उससे क्या हो जाता है, एक तो वो रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर लेता है, पहली चीज। दूसरी क्या कहते हैं, वो वेस्ट ज्यादा क्रिएट कर देता है। समझ रहे हो? तो दोनों के दोनों जो है एनवायरमेंट की बैंड बजा रहे। चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन या फिर लैंड पॉल्यूशन, विच मीन्स ओवरऑल डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सॉइल, वाटर एंड वेजिटेशन, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है? लॉस ऑफ वेजिटेशन, ओवर ग्रेजिंग, एनक्रोचमेंट, जो हम फॉरेस्ट की लैंड पे अपनी घर बनाते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियां बनाते जा रहे हैं, नॉन एडॉप्शन ऑफ एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर। हम बस कहते हैं इन्वायरमेंट से हमें सब कुछ मिल जाए, हम उसे कुछ ना करें। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट थे उन्हें हटा देना, पेड़ों को काट देना, वुडलैंड को खत्म कर देना। कटिंग क्लियरेंस एंड रिमूवल ऑफ रेन फॉरेस्ट, इट इज इंक्रीजिंग रैपिडली। Per capita forest availability is 0.08 hectare, whereas the required is 0.47 hectare, ताकि सबको एक अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाए। हमारे देश में फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होती जा रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब हर प्रकार के एनिमल, हर प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगेन दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। वेरिएबिलिटी अमंग्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो टेरिस्ट्रियल हो, मरीन हो, एक्वेटिक हो, ठीक है। इन्हें कंजर्व करना and sustainable use of biodiversity is fundamental to ecologically sustainable development। आप लोगों को याद है बचपन में आप लोग एक चीज पढ़ते थे, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में ऑर्गेनिजम्स आते हैं, अगर आप फूड चेन में से किसी को भी हटा दो ना तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है और एट द एंड सबको पछताना पड़ता है। तो वो चीजें हो रही। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल की एक लेयर वॉश हो जाए, किस वजह से? रेन और फ्लड की वजह से। उसका सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन। बचपन की साइंस पढ़ी थी आप लोगों ने, पेड़ उगता है, पेड़ की जो रूट्स होती है ना वो लैंड को पकड़ के रखती है, बट अगर आप पेड़ ना उगाओ तो वहां की लैंड जकड़ी नहीं रहती और वहां से सॉइल इरोड हो जाती है। और ऊपर से अगर पेड़ उगे हुए होते हैं तो पानी का फ्लो स्लो हो जाता है, टकरा टकरा के, बट अदरवाइज वो एकदम स्पीड से मूव करता है। सॉइल इरोजन इज 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर, दैट इज वेरी हाई। इस वजह से कंट्री को 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस का लॉस हो जाता है, और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का लॉस हो जाता है, ठीक है, विच इज टू मच। ओके।